जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम हर्ष एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो हमने अंबेडकर जी की जर्नी की शुरुआत की थी और देखा था कि कैसे समाज में उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और फिर भारत से बाहर भी गए। अब वो भारत से जब वापस आएंगे तो अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करेंगे, जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट रहेगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। भारत आने के बाद दलितों की जो भी समस्याएं थी, जो भी कारण थे, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए अंबेडकर जी राजनीति में आए और वो एक लीडर बन चुके थे, एक सिंबल बन चुके थे। लोग उन्हें देखना चाहते थे, लाखों लोग उन्हें इंस्पायर करते थे। लोग उन्हें किस नजर से देख रहे थे कि एक ऐसा इंसान जिसने ऐसे समाज में जिसका जन्म हुआ, इतनी मेहनत से शिक्षा प्राप्त की और अब हमारे लिए काम कर रहा है। जब अंबेडकर जी अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे तो उसके बाद वो लंदन गए। वहां उन्होंने बार कोर्स किया जिसमें कानून की पढ़ाई होती है, लेकिन उनकी जो स्कॉलरशिप थी 1 साल बाद एक्सपायर हो गई, जिससे उन्हें भारत लौटना पड़ा। भारत आने के बाद मुंबई हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत का प्रैक्टिस शुरू कर दिया और फिर कुछ सालों बाद वो फिर लंदन गए और अपनी कोर्स पूरा किया और फिर 1919 में भारत लौटे। अब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी भारत आने वाला था, जिसे भारत कानून अधिनियम भी कहते हैं। अब ये एक्ट भारत क्यों आता था मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस 1885 में बन गई थी और बहुत समय से कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मांग कर रही थी, लेकिन कांग्रेस का उस समय जो रूल कर रहे थे वो मॉडरेट फेज थे, तो उन्हें कानून बदलने से कोई मतलब था नहीं, बस वो राइट्स की मांग कर रहे थे। तो इसीलिए अंग्रेजों ने 1909 में ये रिफॉर्म स्टार्ट किया, जिसमें जो भी अधिकार हैं को लेकर के रिफॉर्म होते रहते हैं। तो पहला रिफॉर्म ये था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि मुस्लिम लीग बहुत समय से इसकी डिमांड कर रही थी। अब ये भी उनकी एक फूट डालो और राज करो की नीति थी, जिससे मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम में फूट डाली। और इसके बाद अंग्रेजों का ये कहना था कि ये रिव्यू 10-10 साल पे आते रहेगा भारत। तो 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया। इसके 10 साल बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आने वाला था। तो इसी दौरान B.R. अम्बेडकर जी भी भारत आए थे और जो कमेटी बनी थी इस रिफॉर्म की जांच करने के लिए, तो उसमें इनसे कंसल्ट किया जाता था। तो इन्होंने कहा दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, उन्हें भी अलग से राइट्स देने चाहिए और अधिक सीट देनी चाहिए। तो ऐसा डिमांड अम्बेडकर जी का था उस समय। लेकिन हालांकि उस समय देश में और भी बहुत कुछ चल रहा था, जैसे 1918 में ही अभी वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसीलिए इस पे उतना ध्यान नहीं गया। लेकिन 1932 में इस पर बहुत ध्यान दिया गया, तभी पूना पैक्ट साइन हुआ। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था, तो इसमें भी इनसे बहुत कंसल्ट किया गया कि कानून कैसा होना चाहिए, कानून का ढांचा कैसा होना चाहिए। और इसी दौरान इन्होंने अपनी इकोनॉमी से डिग्री ली और ये इनकी 4th डॉक्टरेट थी। तो देखिए उस समय दलित बहुत पिछड़ी जाती थी, इन्हें उस कॉमन वाटर टैंक से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, जिससे अपर कास्ट पानी पीती थी। तो अंबेडकर जी का ये मानना था कि पानी पे सबका हक होना चाहिए और इसके लिए वो बहुत लड़े भी। और दलितों को शिक्षा लेने का हक नहीं था, महिलाओं को भी शिक्षा लेने का हक नहीं था, और उनके शिक्षा के लिए भी अंबेडकर जी बहुत लड़े। 1927 में भीमराव अंबेडकर जी ने एक अनटचेबिलिटी के खिलाफ मूवमेंट शुरू किया, लेकिन ये बहुत कंट्रोवर्शियल बन गया, क्योंकि दिसंबर 1927 में इन्होंने मनुस्मृति को जला दिया था, जो हिंदुओं का एक ग्रंथ है, जिसके कारण बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था। आज भी 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। अब मनुस्मृति को क्यों जलाया ये मैं आपको समझा देता हूँ, इस पर क्लैरिटी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत आज भी कंट्रोवर्सी का टॉपिक बना रहता है। तो अंबेडकर जी और कुछ पंडितों का, पंडित इन द सेंस की स्कॉलर्स का ये मानना था कि मनुस्मृति के कुछ श्लोक दलितों और औरतों के खिलाफ हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि मनुस्मृति में क्या क्या है। पहले भारत में कोई कानून नहीं थे, तो मनुस्मृति को एज ए कानून माना जाता था और मनुस्मृति भारत का पहला कानून है। और जो मनु थे वो पहले कानून निर्माता, जिसे आगे चलकर बहुत सारे राजाओं ने और अंग्रेजों ने भी अप्लाई किया था। मनुस्मृति 12 अध्याय में बटा हुआ है, जिसमें करीब 27 श्लोक हैं। तो जो 12 पार्ट्स हैं उनका डिवीजन कैसे कैसे हुआ है वो देख लेते हैं। तो पहले पार्ट में प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ, वर्ण क्या है, वर्ण सिस्टम क्या है, इन सब के बारे में बताया गया है।
दूसरे पार्ट में मालिकों की सेवा के बारे में बताया गया है। तीसरे अध्याय में शादी में किस रीति रिवाज को फॉलो करना चाहिए, श्राद्ध में किस रीति रिवाज को फॉलो करना चाहिए, इन सभी बातों को बताया गया है। चौथे अध्याय में गृहस्थ जीवन और नर्क के बारे में बताया गया है। तो और फिफ्थ पार्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसमें महिलाओं के कर्तव्य के बारे में बताया गया है, शुद्धता और अशुद्धता के बारे में बताया गया है। कुछ स्कॉलर्स का इतना तक कहना है कि ये बिल्कुल महिलाओं के अगेंस्ट है, इसमें बिल्कुल भी महिलाओं को आजादी नहीं है। छठा अध्याय संत, सातवां राजधर्म और आठवां राजनीति एवं वचन के बारे में बताता है। नौवां पैतृक संपत्ति, 10वां फिर से वर्ण के बारे में बताता है। 11वां अध्याय पाप और कर्म के बारे में बताता है और 12वां अध्याय वेदों के बारे में और गुणों के बारे में बताता है। तो 12वां अध्याय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वेदों का जिक्र है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स का ऐसा मानना था कि ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ है। इसमें वर्ण सिस्टम में बहुत गलत तरीके से दलितों के बारे में बताया गया है। इस पे हमेशा से ही विवाद रहा है। तो मनुस्मृति के बिल्कुल ही खिलाफ थे अम्बेडकर जी। वो इसकी बहुत निंदा करते थे। वो कहते थे कि इसमें समाज को दो भागों में बांटा जा रहा है और इक्वालिटी नहीं है। अब 1932 में जो सेकेंड राउंड टेबल हुई थी, उसमें ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड ने डिप्रेस क्लास को कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। इसमें था क्या कि दलितों को अब सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। ये भी उनकी एक डिवाइड एंड रूल की नीति थी। जैसे एक पहला 1909 में हुआ था, मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट मिली थी और दूसरा डिप्रेस क्लास को। ये सुन के बहुत ही बुरा लगा गांधी जी को, क्योंकि वो उस समय जेल में थे और उससे पहले वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, जिसमें सभी को एकजुट कर रहे थे। और उन्हें लगा कि अंबेडकर जी इसके उल्टा कर रहे हैं, इन्हें ये समाज को बांट रहे हैं। तो फिर अंबेडकर जी गांधी जी से मिलने पुणे के यरवदा जेल में गए। तो कुछ देर बातचीत होने के बाद इनके बीच पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसके अंदर ये था कि हम ब्रिटिशों से कोई समझौता नहीं करेंगे। उसके बाद 1935 में इन्हें गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। फिर रामजस कॉलेज है जो दिल्ली में, उसके चेयरमैन भी बने। वहीं पे इन्होंने अपनी पर्सनल लाइब्रेरी भी खोली, जिसमें करीब 50,000 बुक्स रखे थे, क्योंकि इन्हें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। खुद भी इन्होंने इकोनॉमिक्स की 3-3 किताबें लिखी। इनकी जो खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी वो भी बहुत बेहतरीन थी। तो इसी दौरान इनकी पत्नी रमाबाई का देहांत हो गया। अब रमाबाई बहुत समय से बीमार चल रही थी। रमाबाई को इन्होंने बहुत कुछ सिखाया था, जैसे पढ़ना सिखाया था, लिखना सिखाया था, अपनी तरह इंटेलेक्चुअल बना दिया। तो ये विमेन्स राइट्स के चेयरमैन थे, तो जो भी उनकी राइट्स होती है उसके लिए ये आवाज उठाते थे। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत आई, जिसमें दलितों को SC/ST बोला गया और फिर संविधान और कानून में भी SC/ST ही बोला गया था। अंबेडकर जी ने 60 से ज्यादा जो बड़े बड़े देश थे उनके कानून को पढ़ा था, उनकी व्याख्या की थी। डेमोक्रेसी, कम्युनलिज्म, थियोक्रेसी, रिलीजियस स्टेट क्या होता है, सब कुछ इनको मालूम था। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि ये धर्मनिरपेक्ष एक सेकुलर देश चाहते थे। अब भारत एक सेकुलर देश है, इसमें सभी धर्म को बराबर अधिकार दिया जाता है। लेकिन कुछ मेरे दोस्त जो हिंदुत्ववादी हैं वो इसे डिसएग्री करते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है। इसके लिए मैं एक आपके पास उदाहरण लेता हूं। अब देखिए, हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो एक सेकुलर कंट्री नहीं है, एक रिलीजियस स्टेट है। उसने इस्लामिक धर्म को अपनाया हुआ है। अब इसके बाद उसकी इकोनॉमी कहाँ है, उसमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, उसकी एम्प्लॉयमेंट रेशियो कहाँ है, ये आपको बेखूबी पता होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है। ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है। सारे धर्म को यहाँ बराबर दर्जा दिया जाता है, सबको वेलकम किया जाता है। तो यहाँ पे हमें अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी पता चलती है कि वो सभी को बराबर समानता देना चाहते हैं और जो कम्युनिटी पीछे रह गई उनको तो हक देना ही देना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी हु वर शूद्राज, जिसमें शूद्रों के बारे में इन्होंने हर चीज बताया था। अब हम भारत की आजादी के बाद इनकी राजनीतिक सफर को देखते हैं। ये राज्यसभा के मेंबर रहे थे और लोकसभा से इलेक्शन लड़ी थी, पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के कारण हार गए। राज्यसभा में ये 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 तक रहे थे। इनका दूसरा कार्यकाल 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 1962 तक का था, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हो गया। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो उसमें बहुत सारी कमेटी थी। उसमें से ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिसका काम कानून बनाना था।
ये फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे आजाद भारत के। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो इन्होंने बहुत सारी बातों का विरोध किया, बहुत ही खुले विचार के थे। 370 आर्टिकल जब संविधान में डाला गया उसका भी इन्होंने विरोध किया था। इनका कहना था कि 370 अगर संविधान में डाल दिया गया तो ये देश के साथ धोखा होगा। इनका ये भी कहना था कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, तो यूनाइटेड इंडिया की ये भी बात करते थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल करते थे। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे इस पूरे देश को एक मकान समझे तो मकान ईंट से ईंट जोड़ के बनती है। जो मकान है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था, लेकिन उस मकान को घर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। जितने भी नियम कानून थे सही सुचारू रूप से चलाने के लिए एक देश को, सारे चीज संविधान में इन्होंने ही डाला था। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए काम किए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारत शुरू से एक पुरुष प्रधान देश रहा है। यहाँ नारियों को चार दीवारी के अंदर रहना पड़ता था। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा, उनकी स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी। हमारी जो असेंबली है उसमें भी 33% सीट 1950 में इन्हीं की वजह से उनके महिलाओं के लिए रिजर्व हुआ था। अब कुछ लोग हैं जैसे कि आप राजा राम मोहन राय जी को ले लीजिए, विवेकानंद जी को ले लीजिए, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने समाज के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। तो इसी के साथ हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी देन प्लीज लाइक एंड शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।